हेलो स्टूडेंट्स, लर्निंग चैनल एजुकेशन एंड एग्जाम्स पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ क्लास 8th की मैथ से एक्सरसाइज 7.1 का सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, क्लास 8th का चैप्टर 7 है क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, यानी घन और घनमूल। घन और घनमूल की अवधारणा को समझाने के लिए इस चैनल पर एक वीडियो मैंने पहले से ही अपलोड कर रखा है और आशा है आपने वो वीडियो देखा होगा और उस वीडियो को देखने के बाद आप इस पार्ट की दोनों एक्सरसाइज को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आज हम एक्सरसाइज 7.1 पर चर्चा करेंगे और फिर इसके बाद अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक्सरसाइज 7.2 की। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं, 5 खंड हैं और आपको ये बताना है कि क्या ये दी गई संख्याएं परफेक्ट क्यूब हैं या नहीं हैं, पूर्ण घन संख्याएं हैं या नहीं हैं। तो आप इनके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और अभाज्य गुणनखंड अगर 3-3 के जोड़े में है तो ये पूर्ण घन संख्याएं होंगी और अगर जोड़े में नहीं है 3-3 के तो पूर्ण घन संख्याएं नहीं होंगी। 216 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो बड़ा आसान है, आप जानते हैं इकाई का अंक 6 है। आप जानते हैं कि इकाई का अंक 6 है तो इसमें 2 का भाग जाएगा और 2 का भाग जाएगा तो आप कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, 2 1 जा 2 और 0 आएगा, 2 8 जा 6। इसी प्रकार 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 10 एंड 2 4 जा 8। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 27 आएगा। अब 27 3 का घन होता है तो 3 से ही भाग देंगे, ठीक है, और ये हो जाएगा 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो 216 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 अभाज्य गुणनखंडों में, और 2 के भी 3 जोड़े, 2 भी 3 बार है और 3 भी 3 बार है, तो हम कह सकते हैं कि यस यह एक परफेक्ट क्यूब है। 128 को देखेंगे स्टूडेंट्स, तो 128 के आप प्राइम फैक्टराइज 128 के अगर आप प्राइम फैक्टर करेंगे 2 से भाग जाएगा तो 64 टाइम्स, फिर 2 से भाग जाएगा 32 टाइम्स, फिर 2 से भाग जाएगा तो कितना आएगा 16 टाइम्स, 2 से भाग जाएगा 8 टाइम्स, 2 से भाग 4 टाइम्स, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स एंड 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स। कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 और एक 7 बार। तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 3, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 6 बार और फिर 1 बार। 3 3 के जोड़े बनाएंगे तो 3 2 तो यहाँ आ गए, 3 2 यहाँ आ गए और 1 2 यहाँ पर छूट गया। तो हम कह सकते हैं कि 128 में जो अभाज्य गुणनखंड है वो 3 3 के जोड़े में नहीं बैठ रहे हैं, 1 2 छूट रहा है, तो ये क्या है, यह पूर्ण घन संख्या नहीं है। अगली बार प्रश्न इस तरह से पूछा जाएगा कि अगर ये पूर्ण घन संख्या नहीं तो किस संख्या से गुणा करने पर ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो चूंकि 2 एक ही बार आ रहा है तो अगर हम एक बार फिर 2 से गुणा करें और एक बार फिर 2 से गुणा करें यानी कुल 4 से गुणा करें तो ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। या अगर हम इस 2 को हटा दें यानी कि 2 से सारे सबको भाग कर दें तो ये 2 हट जाएगा, तब भी ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो आने वाले प्रश्नों में हम इसको हल करेंगे। 1000 को बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं। 1000 को क्या लिखते हैं आप, 10 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है। तो ये 10, इसमें क्या है अभाज्य गुणनखंड तो 10 नहीं है, लेकिन 10 को अगर आप और छोटा करेंगे तो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 और 5 इंटू 5 इंटू 5। तो 2 भी 3 बार आ रहा है, 5 भी 3 बार आ रहा है, तो ये 10 का क्यूब हो गया। इसका मतलब ये पूर्ण घन संख्या है, ठीक है। अब 100 देखेंगे तो आप देख करके ये बता देंगे कि 100 पूर्ण घन संख्या है या नहीं है, क्योंकि आपको बताया है कि जो भी पूर्ण घन संख्या होगी उसकी इकाई, उसके लास्ट में या तो 3 जीरो होंगे या 6 जीरो होंगे या 9 जीरो होंगे। जैसे यहाँ पर 3 जीरो था तो ये पूर्ण घन संख्या है, लेकिन इसमें 2 जीरो है तो ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। और इसके अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये अगर 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, तो ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि आप पहली बार में ही बता सकते हैं कि किसी संख्या के लास्ट में अगर 2 जीरो है या 1 जीरो है तो वो पूर्ण घन संख्या नहीं हो सकती। अगर 3 जीरो है तो वो पूर्ण घन संख्या हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती। अब अगली संख्या है 46,656। अब इस संख्या के आप प्राइम फैक्टर करेंगे तो आइए यहाँ पर देखते हैं 46,656। तो सबसे पहले ये सम संख्या तो 2 से भाग करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 एंड 2 8 जा 6। अभी भी 8 आ रहा है इकाई में तो 2 से भाग जाएगा, 2 एकम 2, 1 शेष बचे 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, 1 शेष बचेगा, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 एंड 2 4 जा 8। फिर 2 से भाग जाएगा, 2 5 जा 10, 1 शेष आएगा 16, 2 8 जा 16 और 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 2 जा 4, 1 शेष आएगा 18, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 एंड 2 6 जा 12। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1 शेष आएगा तो 11 हो जाएगा, 2 5 जा 10 एंड 2 8 जा 6।
फिर 2 से भाग करेंगे, तब तक भाग करते रहेंगे जब तक इसमें 2 का भाग जा रहा है। 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4, एक शेष बचेगा, 2 9 जा। अब आप जानते हैं स्टूडेंट कि 729 9 का घन होता है, तो आप डायरेक्ट 9 से भी भाग कर सकते हैं और अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 से जाएगा। 3 से जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, एक शेष बचेगा, 3 चौको 12 और 3 3 9। फिर 3 से भाग करेंगे 81 आएगा, 3 से भाग करेंगे 27 आएगा, 3 से भाग करेंगे 9 आएगा, 3 से भाग करेंगे फिर 3 आएगा और लास्ट में 3 से भाग कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो संख्या दे रखी है 46,656, इसके बाद गुणनखंड में 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 आ रहा है और 1 2 3 4 5 6, 6 बार 3 आ रहा है। तो हम लिखते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 एंड × 3 × 3 × 3 एंड × 3 × 3 × 3। 3 3 के जोड़े बनाएंगे तो एक बार 2 ही आ गया, 3 3 के जोड़े बनाए तो 2 आ गए पूरे, और 3 के भी जोड़े बनाए 3 3 के। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये सारे अभाज्य गुणनखंड 3 3 के जोड़े में फिट बैठ गए, तो यह एक परफेक्ट क्यूब है, पूर्ण घन संख्या है। अब प्रश्न ये भी हो सकता है कि ये अगर पूर्ण घन संख्या है तो वो कौन सी संख्या है जिसका ये पूर्ण घन है। जैसे ये 1000 है, 10 का पूर्ण घन है। 216 किसका हो जाएगा, 2 3 6 का घन हो जाएगा। तो 46,656 किस संख्या का घन है, तो इसके लिए आप ऐसे लिखते हैं 46,656 लिखा, एक साइन बनाया और इसके ऊपर यहाँ 3 लिख दिया, इसका मतलब एक घनमूल निकाल रहे हैं हम। और जो जोड़े दे रखे हैं इनमें से एक एक संख्या को उतार लेंगे। 2 यहाँ से लिया, फिर 2 यहाँ से लिया, फिर 3 यहाँ से लिया और 3 यहाँ से लिया, तो क्या हो जाएगा, ये 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 12 3 जा 36। तो 46,656 ये पूर्ण घन संख्या है और किसका घन आ रहा है, ये 36 का। यानी कि 36 को अगर आप 3 बार गुणा करेंगे तो फिर से ये संख्या आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन हल कर लेंगे। दूसरा और तीसरा प्रश्न भी इसी तरह से हैं, आइए देखते हैं उनको। प्रश्न नंबर 2 में स्टूडेंट्स फिर वही 5 संख्याएं दे रखी हैं और अब आपको बताना है कि ये संख्या पूर्ण घन संख्याएं नहीं है, तो पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए इन्हें कितने संख्या से गुणा करना होगा। तो उदाहरण के रूप में देखिए, जैसे 100 है, आप जानते हैं 100 पूर्ण घन संख्या नहीं है, और अगर हम इसको 10 से गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगी पूर्ण घन संख्या, यानी हो जाएगा 1000। तो कैसे लिखेंगे हम इसको, 100 को लिखते हैं 10 × 10, शॉर्टकट में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 बार गुणा हो रही 10 की, इसका मतलब ये पूर्ण घन नहीं है। क्यों, क्योंकि पूर्ण घन तभी संख्या होगी जब उसके 3 जोड़े बनेंगे एक ही गुणनखंड। अगर ये 100 को अगर आप 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1000 और इस प्रकार से यहाँ भी हो जाएगा 10। तो हम क्या कहते हैं कि 100 को 10 से गुणा करेंगे तो ये पूर्ण घन संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार 72 है, इसको भी आप मौखिक कर सकते हैं, क्योंकि 72 के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं स्टूडेंट्स, आप इस तरह से भी बना सकते हैं। फैक्टर ट्री 72 है, अगर आप 2 से भाग करेंगे तो इधर आएगा 36, 36 को 2 से भाग करेंगे तो एक तरफ 2 आएगा, एक तरफ आएगा 18, 18 को 2 से भाग करेंगे तो यहाँ आएगा 9 और 9 के 2 टुकड़े होते हैं 3 और 3। तो 72 के जो प्राइम फैक्टर हो गए ये हो गए 2 × 2 × 2 × 3 × 3। तो अब आप देख रहे हैं कि 2 तो 3 बार आ रहा है, ये तो सही है, लेकिन 3 2 ही बार आ रहा है, तो हम लिखते हैं 2 × 2 × 2 × 3 × 3। तो स्टूडेंट्स अब आप बताइए कि 72 को अगर हम परफेक्ट क्यूब बनाना चाहें तो किस संख्या से मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए 3 के जोड़े में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब अगर हम इसको एक बार 3 से यहाँ गुणा करें तो ये जोड़ा बन जाएगा, लेकिन यहाँ भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं कि 72 को 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो यह परफेक्ट क्यूब हो जाएगी। ठीक है, और तब वो संख्या क्या होगी, 3 दूनी 6 और 3 सतह 21, तब वो संख्या हो जाएगी 216। और आप जानते हैं कि 216 किसका क्यूब होता है, 6 का 2 × 3 का क्यूब होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, 256 है, इसको भी आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। 256 को जब आप प्राइम फैक्टर करेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 5 6 और 7। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128 और 128 दूनी 256। कितनी बार आया स्टूडेंट्स, 256 को अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सिर्फ 2 आएगा, और कितने 2 आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आप 3 3 का जोड़ा बनाएंगे तो एक बार 2 यहाँ आ गया, एक बार ये 2 आ गए जोड़े, और फिर ये 2 छूट गए, तो यानी कि हमें 1 2 से और गुणा करना है, और तभी हो जाएगा 256 को 2 से गुणा करेंगे तो तभी हो जाएगी 512, जो होता है 8 का घन। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी प्रकार 240 के बाद जो गुणनखंड करेंगे
अभी हमने यहाँ पे एक सवाल किया था, वहाँ पर 243 आया था, उसके बाद त्रिकोण खंड में आएगा 3, 3 से विभाजित करेंगे तो आएगा 81, 81 को 3 से विभाजित करेंगे तो 27 आएगा, 27 को 3 से विभाजित करेंगे तो 9 आएगा, 9 को करेंगे तो फिर 3 आएगा, और 3 को करेंगे तो 1 आएगा। तो 1 2 3 4 5, 3 3 9 3 27 3 81 3 243। फिर यहाँ जोड़ा बनाएंगे तो फिर से 3 का तो एक जोड़ा बन जाएगा, लेकिन एक 3 छूट जाएगा, तो फिर इसको हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से आप सारे सवालों को बता सकते हैं। 675 है तो 675 की आप अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। देखिए यहाँ लिखेंगे आप 675 और इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इकाई में 5 है तो 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5, 5 3 15 और 5 3 5 5 25, 135 हो जाएगा। फिर 5 से भाग करेंगे तो 5 दूनी 10 और 3 शेष बचेगा, 5 7 35। अब 27 3 का घन होता है तो 3 बार गुणा हो जाएगा, 3 3 9 और 3 एकम 3। तो अगर आप 675 के देखें अभाज्य गुणनखंड तो 675 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 5 गुणा गए 5 गुणा गए 3 गुणा गए 3 गुणा गए 3। तो 3 3 के तो जोड़े बन रहे हैं, लेकिन 5 गुणा गए 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 675 को हमें 5 से गुणा करना पड़ेगा, जिससे कि यह परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, 247 को किससे गुणा करना है? 3 से। 256 को किससे गुणा करना है? 2 से। 72 को किससे गुणा करना है? 3 से। 75 को किससे गुणा करना है? 5 से। और 100 को किससे गुणा करना है? 10 से। अब जो तीसरा प्रश्न है स्टूडेंट्स, उसमें मैं एक सवाल बताऊंगा आपको, क्योंकि सारे प्रश्न ऐसे ही हैं। वहाँ पे क्या होगा, जैसे 3 गुणा का 3 गुणा का 3 गुणा का 3 गुणा का 3 है। अगर आपसे कहा जाता है कि 247 को किस संख्या से भाग दें कि यह परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो जो 3 का जो जोड़ा है उसी जोड़े को रखेंगे, आप बाकियों को हटा देंगे। हटाने का मतलब क्या है कि इन सबको अगर 3 गुणा का 3 यानी 9 से भाग कर दें, तो 9 से भाग करने पर ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 3 3 9 कट जाएगा, तो सिर्फ ये बच जाएगा। तो 247 को या तो 3 से गुणा करो तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, या इसको 9 से भाग दो जिससे ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे अगर आप 675 है, इसको आप 5 से गुणा करेंगे तो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, क्योंकि इसका भी जोड़ा बन जाएगा 5 का। और अगर भाग करने की बात आएगी तो इन दोनों 5 से हटाना पड़ेगा, यानी 5 बजे 25 से इसको भाग करना होगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का एक खंड। तीसरा प्रश्न, इसमें भी 5 खंड दिए गए हैं और आपको बताना है कि इन संख्याओं को कितने से भाग करें कि यह परफेक्ट क्यूब यानी पूर्ण घन बन जाए। तो सारे प्रश्न एक जैसे स्टूडेंट्स, हमने 81 के बाद गुणनखंड कर लिए हैं, 128 कर लिए, 135 कर लिए, 192 कर लिए हैं। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 704। तो 704 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2 से भाग करेंगे, 2 3 6, 1 शेष बचाएगा 10, 2 5 10 और 2 दूनी 4, 352 हो जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 1 शेष बचाएगा तो आएगा 15, 15 में 2 का भाग देंगे तो 7 बार जाएगा। फिर 1 शेष बचाएगा तो आएगा 12, तो ये हो जाएगा 6 बार। फिर 2 से भाग करेंगे तो 2 8 16 और 2 8 16, 88 हो गया। फिर 2 से भाग करेंगे तो 44 आ जाएगा। 2 से भाग करेंगे फिर से तो आ जाएगा 22, और फिर 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 11, और 11 अपने आप में एक अभाज्य संख्या है तो 11 से ही भाग करेंगे, आ जाएगा 1। तो 704 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं स्टूडेंट्स तो ये हो जाएंगे 2 गुणा गए 2 कितनी बार है? 2, 1 2 3 4 5 6 बार है, 2 3 4 5 6 बार। ठीक है, और 1 बार है 11। तो इसी सवाल को अगर ये पूछा गया होता कि इसको कितने से गुणा करें कि यह परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो चूंकि 11 यहाँ 1 बार था तो 2 बार और लाना था हमें 11, यानी 11 11 के 121 से गुणा करना होता। लेकिन किस संख्या से भाग करें, तो देखो 2 2 के तो जोड़े बन गए पूरे, लेकिन 11 अलग छूट गया, तो हमें इसको करना पड़ेगा 704 को 11 से भाग करने पर यह क्या हो जाएगी? पूर्ण घन संख्या बन जाएगी, क्योंकि ये 11 हट जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 11 से भाग करेंगे तो 11 6 66, 4 शेष बचेगा 44, 11 चौको 44, तब यह संख्या बन जाएगी 64, और एक इसका क्यूब होता है 4 का क्यूब होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 704 को 11 से भाग करने पर यह पूर्ण घन संख्या बन जाएगी, और वह पूर्ण घन संख्या होगी 64, और वो संख्या होगी 4 का क्यूब। तो 5वां क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि एक क्यूबॉइड यानी एक घन है जिसकी साइड से 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर एक घनाकार आकृति है। सपोज इस तरह से कोई आकृति है और इसकी साइड्स आपको दे रखी हैं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। अब इनको जोड़ते जोड़ते हमने एक ऐसी आकृति बनानी है, इसकी लंबाई है 5, चौड़ाई है 2 और ऊंचाई भी है 5।
हमें इनको जोड़ते जोड़ते एक ऐसी आकृति बनानी है कि जिसकी लंबाई भी 5 हो जाए, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो जाए, वो घन हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि आपको कितने क्यूबॉइड ऐसे चाहिए कि ये क्यूब बन जाए। तो आप देखेंगे कि क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है वो होता है लंबाई गुणा गए चौड़ाई गुणा गए ऊंचाई, यानी 5 गुणा गए 5 गुणा गए 2, इसका आयतन है। और क्यूब का जो आयतन होगा उसमें, वो चूंकि क्यूब है तो उसका आयतन में ये जोड़े में आएंगे, जो इनके लंबाई चौड़ाई चाहिए ये जोड़े में आएंगी। तो इसको जोड़े में बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे, 5 गुणा गए 5 2 बार है और 2 1 बार है। तो एक बार तो हमें 5 से गुणा करना होगा और 2 बार हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 5 दूनी 10 दूनी 20। तो हमें ऐसे ही 20 क्यूबॉइड चाहिए जिससे कि हमें एक क्यूब मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और 20 क्यूबॉइड होंगे तो उनका आयतन हो जाएगा, इसको 20 से गुणा करेंगे, 5 में 25 दूनी 50 को 20 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1000, हमारे पास आ जाएगा 1000 हो जाएगा क्यूबिक सेंटीमीटर, और उसका वॉल्यूम 10,000 हो जाएगा। यानी कि हमें उस क्यूब की साइड्स को, इसका क्यूब रूट होता है 10, तो उसकी साइड्स होनी चाहिए हमारे पास 10 × 10 × 10। तो हमें एक ऐसा क्यूब मिलेगा जिसकी साइड्स होंगी 10-10 सेंटीमीटर की। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि इस माप के हमें 20 क्यूबॉइड चाहिए जिससे कि हमें एक घन प्राप्त हो जाए, और वो घन बनेगा 10 सेंटीमीटर भुजा का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आशा है आप एक्सरसाइज 7.1 को समझे होंगे। इस एक्सरसाइज को समझें, प्रैक्टिस करें, और मैं जल्दी ही लेके आऊँगा एक्सरसाइज 7.2 के प्रश्नों को। तो तब तक के लिए गुड बाय।